So we have seen about Renaissance, like how Renaissance provided new kind of ideology. रिलीजन में क्या हो रहा है? रोल कम हो रहा है. रोल किसका इंक्रीज हो रहा है सोसाइटी में? रिलीजन का रोल जब कम हो रहा है तो साइंस का रोल इंक्रीज हो रहा है. और किस तरह से इंक्रीज हो रहा है साइंस का रोल? हाँ, आइंस्टाइन बहुत हाँ. हाँ. तो वो किस आइडिया को काउंटर कर रहे हैं? नहीं, कैपिटलिज्म अभी कहाँ. ये काउंटर कर रहे हैं आइडिया, रिलीजियस आइडियाज को. क्या काउंटर करें रिलीजियस आइडिया को? कि प्रेस्ट अभी क्या करता है, सोशल लाइफ को वो डिसाइड करता है. जो प्रेस्ट है वही डिसाइड करेगा. ये बोल रहे हैं कि नहीं, रिलीजन को डिसाइड नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि रिलीजन इम्पेरिकल नहीं होता है. नहीं होता है तो हमको प्रूव नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ का. आप सोचिए कि ऐसा ही इंडिया में कब हुआ. इंडियन रेनेसां अगर हम बोले, इंडिया में इस तरह के चेंजेस कब आने चालू हुए? भक्ति पीरियड भी तो रिलीजन के बारे में ही था. इंडिया में कब हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? आप लोग का ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री? अभी नहीं हुआ है. पढ़ा तो पहले हो गया है ना, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, राजा राम मोहन राय. तो वो लोग भी क्या कर रहे थे? वो लोग भी यही कर रहे थे. वो लोग बोल रहे थे कि जो चीज़ें रैशनल नहीं है, जैसे सती हो गया, बैन ऑन विडो रीमैरिज हो गया, चाइल्ड सेक्रीफाइस हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, उन्होंने बोला कि सब चीज़ें साइंटिफिक नहीं है. लेकिन इंडिया में उन्होंने प्रूव किस तरह से किया? रिलीजन के थ्रू प्रूव किया. राम मोहन राय क्या करेंगे? वेदाज उपनिषद में वो एग्जाम्पल्स ढूंढेंगे. तो यहाँ पे भी कहीं किसी हर सोसाइटी में रेनास आएगा एक तरह का, तभी मॉडर्निटी आएगी. और सोचिए इंडिया में और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं रेनासा के, इस तरह के चेंजेस के? हाँ, सोशल रिफॉर्म का ही पार्ट हो गया वो. क्या? रेनासा का सिंपल मीनिंग मानिए, रिलीजन का रोल हट गया, रैशनैलिटी का रोल इंक्रीज हो गया. इंडिया में कब से इंक्रीज हो रहा है? रिलीजन का रोल हट रहा है और रैशनैलिटी का. हाँ, कब से कब ऐसा हो रहा है? कब से? लेकिन वहाँ पे भी उतना नहीं. अब वो तो सोशल रिफॉर्म के साथ ही हो रहा है. उसी टाइम में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे हैं 50s के बाद. इंडिया में अगर आपको देखना है, जैसे आप देखिए एग्जाम्पल्स देखिए अपने आसपास. कॉन्स्टिट्यूशन है, किस बेसिस क्या है उसका? सेक्युलर बेसिस है. राइट टू इक्वालिटी देता है कि एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, ऑल्सो इन द सोसाइटी इक्वल है. तो ये भी क्या कर रहा है? रिलीजन क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है ह्यूमंस को. किस तरह डिफ्रेंशिएट करता है? या तो क्लासिफिकेशन कर सकता है कास्ट के बेसिस पे, या रिलीजन ये बोल सकता है कि ये पायस है और ये जो है सिनर है. तो इस तरह से भी क्लासिफिकेशन हो रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? वो बोल रहा है कि अब इस तरह से कुछ भी नहीं होगा. क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात हो जाती है. क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? क्या? हाँ, देखिए वो तो एक पार्ट हुआ. जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बोलते हैं उसमें सारे आएंगे. हमारे जो भी ट्रेडिशनल थॉट्स हैं उसमें भी जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं वो भी मोरालिटी के पार्ट है. क्यों मोरालिटी के पार्ट है? उन्हीं आइडियाज़ के थ्रू रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था और गांधीयन मूवमेंट में भी उनका रोल था ट्रेडिशनल आइडियाज़ में. नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जितने भी वैल्यूज़ आए सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के पार्ट हैं. और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी इसके पार्ट है. मतलब ये जब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो एक बहुत ही ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिसमें सारे आइडियाज एक साथ आएंगे. तो आप लोग एथिक्स में ये पढ़ना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. तो उसमें आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप बताओगे ट्रेडिशनल वैल्यूज, जैसे नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस ट्रेडिशनल वैल्यू है. ऑनेस्टी, तो वो सब भी हमारे मोरालिटी के पार्ट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के पार्ट. फिर फ्रीडम स्ट्रगल, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, इसमें जो वैल्यूज आए कि जैसे वुमेन को आप इक्वल बनाओ, जो भी प्रैक्टिसेज हैं ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी
उसको आप क्या करो, एंड करो, तो वो भी आ जाएंगे। फिर जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चालू होगा तो यहाँ से यही वैल्यूज नए शेप लेंगे। कैसे शेप लेंगे? लैंड रिफॉर्म का आइडिया आएगा। लैंड रिफॉर्म से क्या होगा? इक्वालिटी आएगी ना सोसाइटी में। हाँ, तो अब क्या हो रहा है कि यही वैल्यूज एक नए कॉन्क्रीट शेप में आ रहे हैं, तो वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के पार्ट हैं। और वैल्यूज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क। तो कहाँ पे सारा का बेसिस क्या है इसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस तो नहीं है, रिलीजियस आइडियाज़ पे भी नहीं है, वो बस आपको एक फ्रीडम देता है कि आप रिलीजन प्रोपोगेट भी कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्या? हाँ, वो कर सकते हो। तो सेक्युलर आइडिया है, रैशनल आइडिया है। तो मॉडर्न लॉज भी जो बने हैं आज के डेट में, जिसको आप लॉ बोलते हो, वो लॉ भी बहुत रिसेंट बनने चालू है। उस तरह के लॉ क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। कैसे ऑब्जेक्टिव होता है? कोडिफाइड होगा, लेकिन एक रैशनल बेसिस होगा उस लॉ का। जैसे आप सिंपल देखो, सीए जो आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उस पर इतने प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? लोग क्या बोल रहे थे कि रैशनल नहीं है। रैशनल कैसे नहीं है? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है तो आप किसी एक रिलीजन को इससे अलग नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया कि वहाँ पे पॉलिटिकल बेसिस हो गया, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन जैसे आप देखो, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट, वो क्या बोलता है? वो ये मान के चलता है ना कि सोसाइटी में हर कोई इक्वल नहीं है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। तो इक्वालिटी कैसे आएगी? जब हम इनको सपोर्ट करेंगे तो हम इनको एक्स्ट्रा राइट्स देंगे। ऐसे ही कैसे बनेंगे? डॉरी के अगेंस्ट लॉ बनेंगे, तो वुमेन को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्सटेंटिव इक्वालिटी इसको बोलते हैं, कि बस कागज पे इक्वालिटी नहीं है, हम इक्वालिटी लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट लॉ क्या करता है? वो इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब कहाँ से चेंजेस आ रहे हैं? सब रैशनल बेसिस है। रैशनल बेसिस क्या है? आपके पास डेटा है जिसमें आप बता सकते हो कि ये ग्रुप और ये कम्युनिटी जो है अभी पीछे है, तो हम क्या करेंगे? उनको सब प्रमोट करेंगे जिससे वो इक्वल फुटिंग्स पे आ सके। और सोचिए और क्या हो सकता है इंडिया में रेनासा का इम्पैक्ट अगर देखें तो। हाँ, हाँ, कास्ट सिस्टम जैसे अंडर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को हटाता है, तो भी हम क्या दिखाता है? मॉडर्न थॉट दिखाता है। और बताइए, और कुछ सोचिए आप, और क्या हो सकता है? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, उसके जो वैल्यूज थे। किसको? हाँ, वो तो आ गया ना, इसमें सोशल रिफॉर्म में आ गया। अभी देखिए, आज के टाइम में कुछ भी जो फंक्शन हो रहा है उसमें रेनासा वैल्यू कैसे उसको इम्पैक्ट कर रही है। पूरे वर्ल्ड इम्पैक्टेड है इन वैल्यूज से। जैसे क्या है, हमारा भी सारा का सारा वर्क क्या है? ह्यूमन सेंट्रिक है। चाहे आर्ट देखो, लिटरेचर देखो, स्कल्पचर देखो, ह्यूमन सेंट्रिक है ना। अब अब जैसे होता है कि जो पहले जो क्या बनते थे, स्टैच्यूज किनके बनते थे? रिलीजियस बनते थे। आज की डेट में देखो आप, प्राइम मिनिस्टर जब स्टैच्यूज को करने जाते हैं, बहुत कम ही रिलीजियस होता है। मैक्सिमम क्या होता है? ह्यूमंस का होता है। ह्यूमन हो सकता है वो सेंट हो, पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कोई और हो। हाँ, तो वो सारे अब नेशनल एम्बलम में कहाँ से आता है? नेशनल एम्बलम किस बुक से आता है? यूपीएससी पूछ चुकी है कई बार। मुंडक 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 उपनिषद से आता है। अब मुंडक उपनिषद क्या है? एक रिलीजियस टेक्स्ट है उपनिषद। हाँ, वही मंडूक मुंडक, तो एक रिलीजियस टेक्स्ट है। लेकिन उस रिलीजियस टेक्स्ट को कैसे यूज किया जा रहा है? एक सिंबॉलिक वे में यूज किया जा रहा है, सेक्युलर वे में यूज किया जा रहा है। वहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि मतलब ये जो सिंबल है किसी एक रिलीजन का है। तो ये भी क्या दिखाता है? सेक्युलर वैल्यू। एजुकेशन, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमको रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाती है। अब देखते हैं ना, कंट्रोवर्सी होती है कि आपने रामायणा का पोर्शन जोड़ दिया आपने। हाँ, हाँ लिया है, लेकिन हाँ, वो थॉट जो है वो सेक्युलर थॉट है ना, उसको आप सेक्युलर यूज कर सकते हैं।
Okay, Shivangi, please write if you have to ask something. और सोचिए और क्या सबसे एजुकेशन हमारा क्या है, आप देखो जैसे मैरिज का ही सिस्टम है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सेक्युलराइज हो रहा है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, डिवोर्स लॉज क्रिएट किए गए, तो वो सारे क्या दिखाता है कि एक सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस। तो जो भी मॉडर्निटी होगी वहाँ पे क्या होगा, सेक्युलरिज्म अधिक होगा। क्यों होगा, कि रेनेसां के थिंकर्स बोलते थे कि इफ एनी स्टेट और इफ एनी सोसाइटी इज गोइंग फॉर religious developments or developments in the field of religion, then that society has to be doomed. तो अगर कोई भी स्टेट, अगर उनका ये बोलना है कि रिलीजन को आप एक सेंटर बनाते हो और सारा पॉलिटिक्स अगर आपका रिलीजन सेंटर्ड है, तो रेनेसां थिंकर्स बोलते थे कि वो डार्क एज क्रिएट करेगा सोसाइटी में। इफ एनी गवर्नमेंट इज मोर कंसर्न्ड अबाउट बिल्डिंग रिलीजियस प्लेसेस देन वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, तो वो सोसाइटी क्या होगी, प्रॉब्लमेटिक होगी। ये रेनेसां का आइडिया था। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे इसके काउंटर भी आइडियाज आएंगे। इरानियन रिवॉल्यूशन आएगा तो बहुत सारे काउंटर आइडियाज आएंगे जहाँ पर रिलीजन वापस अपने आप को रीएस्टैब्लिश करेगा सोसाइटी में। लेकिन अब जो ये रीएस्टैब्लिशमेंट होगा रिलीजन का, वो कैसा होगा, तो मॉडिफाइड होगा, सेक्युलर होगा। आज के आप रिलीजियस गुरुज को देखिए, कोई भी किसी भी रिलीजन का आदमी उनके पास जा सकता है, अगर आप पे कर सकते हैं या आपकी जो भी पेइंग कैपेसिटी उसके हिसाब से रिलीजियस गुरुज अवेलेबल है, आप जाके उनकी सर्विस ले सकते हैं। तो रिलीजन का फॉर्म भी चेंज हो रहा है। अब रिलीजन क्या हो गया, रिचुअलिस्टिक नहीं रह गया, हाँ मतलब मार्केट ओरिएंटेड हो गया। तो हमने रेनेसां में अभी तक क्या सब देखा बताइए। सबसे जैसे जो इंटेलेक्चुअल्स आए उन्होंने क्या चेंज लाया रेनेसां में, क्या किस तरह का। हमेशा जब भी सोचिए ना किसी भी चीज़, किसी भी पॉइंट के बारे में, तो क्लैरिटी के साथ सोचिए। जैसे सोशल रिफॉर्म, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। कौन सा सोशल रिफॉर्म, किस तरह का, कौन सा। नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं अब यूरोप में जब रेनेसां आ रहा है, तो जो हमने कल पढ़ा ना, इरास्मस था, थॉमस मूर था, दांते था, तो ये लोग बात कर रहे थे, तो ये किस चीज़, क्या चेंज ला रहे थे सोसाइटी में। हाँ, रिलीजन का जो स्पेस है, पहला रिप्लेसमेंट ऑफ रिलीजन बाय रैशनैलिटी। अब जैसे रैशनैलिटी आ जाएगा तो क्या, रिपब्लिक बहुत बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा तब बनेगा। तो रैशनैलिटी, अब जैसे रैशनैलिटी आएगा सबसे पहला चेंज क्या होगा, हम हर चीज़ को रैशनली देखेंगे। जैसे मान लो आपको स्टेट कोई राइट देता है, तो आप बोलते हो ना कि राइट सही नहीं है या हमको और राइट्स चाहिए, क्या, हाँ, तो उसकी आप रीजनिंग देखते हो। तो उसी तरह से अब क्या होंगे यहाँ पे, बाकी पॉलिटिक्स सब क्या होगा, रैशनैलिटी पे हो जाएगी। इकोनॉमिक्स क्या होगा, अब वो रैशनल बेसिस हो जाएगा। किंग्स के डिसीजन को लोग क्या करेंगे, रैशनली जज करेंगे। क्योंकि लोग ये बोलेंगे ना, पहले क्या होता, किंग ने बोल दिया, क्यों, किंग डिवाइन था पहले, उसका डिवाइन पावर्स थी। वो लेजिटिमेसी कहाँ से गेन करता था, तो चर्च बोलता था ये किंग डिवाइन है तो ये किंग बनेगा। अब क्या हो गया, अब लोग बोल रहे हैं कि डिवाइन तो हम मानेंगे नहीं किंग को, तो किंग के जो पॉलिसीज होंगे उस पर क्वेश्चन उठने चालू हो जाएंगे। रिलीजन रैशनैलिटी में, इसके साथ रेनेसां और क्या किया, हाँ, तो कॉन्टैक्ट ऑफ यूरोपियंस विथ अदर पार्ट्स ऑफ पीपल ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग रेनेसां। जो जोग्राफिकल जो वॉयज जाने लग गए, नेविगेशन के जो नए टेक्नोलॉजीज एमर्ज हुए, उससे वहाँ पे हो गया। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, रिलीजन को प्राइवेट स्फेयर में ला रहे हैं। मतलब आपको रिलीजियस होना है, आप घर में रिलीजियस रहो। पब्लिक स्फेयर की जो बातें होंगी वो किसके लिए होगी, सबके लिए होगी। तो वहाँ पे उस चीज़ में आप रिलीजन को नहीं लाओगे। लेकिन जब रेनेसां हो रहा है और ये सब चेंजेज आ रहे हैं रिलीजियस स्फेयर में, उसी टाइम 16th सेंचुरी में
चेंजेस रिलीजन के अंदर भी आने चालू हो गए। रिलीजन के अंदर कैसे चेंज हुए, तो वहाँ पे जो सबसे डोमिनेंट मोड ऑफ क्रिश्चियनिटी है रोमन कैथोलिक है, डोमिनेंट एंड ऑल्सो वेरी ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव। तो इसमें अचानक से चेंज आने लग गए। तो चेंज कैसे आए रोमन कैथ इसमें क्रिश्चियनिटी में? सो देयर वाज ए पर्सन मार्टिन लूथर। सो इन 1517, वो तो ये अभी वाला है सिविल राइट्स वाला, ये 1500 में। सो इन 1517 so he started Protestant Reformation movement. पता है आपको प्रोटेस्टेंट क्या होते हैं? हाँ, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो सो मार्टिन लूथर was a lawyer and he went to Vatican. So when he went to Vatican, he saw that this church is so corrupted and so perverted that any idea of salvation is not possible. So in Vatican में उन्होंने देखा कि सेक्स वर्कर से लेकर के करप्ट प्रैक्टिसेस ये सब सारे वहाँ पे हो रहे हैं। So every day Martin Luther had this feeling that he has sinned something. तो क्रिश्चियनिटी में क्या है? क्रिश्चियनिटी बहुत अधिक कंट्रोल करती है सोसाइटी पे। कैसे करती है? आइडिया ऑफ कन्फेशंस। क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, लोग चर्च में जाके कन्फेस करते हैं अगर उन्होंने क्राइम किए हैं। तो चर्च को हर कुछ पता होता है। फिर चर्च क्या करता है? चर्च जो गरीब होते हैं उनको पैसे देता है, खाने की चीज़ें देता है। तो उनका बहुत अधिक रोल था सोसाइटी में। तो मार्टिन लूथर को लगा कि ये तो यहाँ पे सारे सिन ही हो रहे हैं। सो एवरी डे ही यूज्ड टू गो टू चर्च एंड ही यूज्ड टू कन्फेस अबाउट हिज सिंस। तो वहाँ का जो चर्च था वो इससे परेशान हो गया। So they sent Martin Luther to Germany, and in Germany he started this Protestant Reformation movement. तो जब हम Protestant Reformation movement की बात करते हैं, so basically this is not only about one denomination Protestant, but there are many other denominations emerging in different parts of Europe, जो भी बात कर रहे थे कि क्रिश्चियनिटी को हम रिफॉर्म करेंगे। तो जो सबसे पहला आइडिया था मार्टिन लूथर का, तो मार्टिन लूथर ने बोला कि प्रीस्ट कैन नॉट मीडिएट बिटवीन इंडिविजुअल एंड गॉड। क्यों प्रीस्ट मीडिएट नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो खुद करप्ट है, इसको तो खुद ये फॉलो नहीं कर रहा है रिलीजियस रूल्स, और इसको कोई पावर तो मिली नहीं एक्स्ट्रा। प्रीस्ट कौन बन रहा है? एक प्रीस्ट था, उसका फिर आगे प्रीस्ट बन रहा है, फिर कुछ लोग और सोसाइटी से, हाँ उस तरह से हो रहा है। तो मार्टिन लूथर ने बोला कि प्रीस्ट मीडिएट कर ही नहीं सकता ह्यूमंस और गॉड के बीच में। तो होगी प्रीस्ट की पावर खत्म हो गई ना जब मीडिएट नहीं कर सकता। प्रीस्ट मीडिएट कैसे करता था ह्यूमन और गॉड के बीच में? पावर आई कहाँ से थी? नहीं, क्योंकि बाइबल को वही बस इंटरप्रेट कर सकता था, लैंग्वेज थी, हाँ लैटिन, हाँ ग्रीक, मैक्सिमम लैटिन्स में होते थे और बस वही इंटरप्रेट कर सकता था। उसके साथ साथ वहाँ पे रोमन कैथोलिक चर्च ने एक इंडल्जेंसेस का एक सिस्टम चालू किया था। ये इंडल्जेंसेस का सिस्टम आप इंडिया से भी समझ सकते हो, इंडिया में आज भी होता है। इंडल्जेंसेस था कि आपने कोई सिन कमिट किया तो आप क्या करोगे? कुछ पे करोगे चर्च को, चर्च आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि आपके सारे सिन माफ हो गए। जैसे हिंदुइज्म में भी होता है ना कि आपने कोई सिन कमिट किया तो गंगा में जाके आप नहा लेते हो। लेकिन यहाँ पे क्या था? पैसा था, क्योंकि चर्च क्या था? पावरफुल था। 1/3 ऑफ द लैंड जो था यूरोप का, वेस्टर्न यूरोप का, वो चर्च के पास था। चर्च उस पर एग्रीकल्चर करता था। जो लेबर होते थे उनको कुछ नहीं मिलता था उस पर, क्योंकि खुद तो करेंगे नहीं। तो और इंडल्जेंसेस के थ्रू वो चर्च जो है सिंस को माफ किया करता था। नहीं, कन्फेशंस तो आपने किया, लेकिन उससे तो आपका माफ नहीं होगा ना आपको, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ये बोलता है कि आप हेवन नहीं जाओगे अगर आप यहाँ पे सिन कर रहे हो, हेवन नहीं जाओगे। तो इन्होंने बोल दिया कि आप जा सकते हो हेवन, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिन करो, आप पे करो, चर्च में आओ, बताओ और आप पे करो। तो ये सिस्टम था इंडल्जेंसेस का। तो मार्टिन लूथर ने एक पैम्पलेट लिखा, मतलब 95 थीसिस थे उसमें, 95 आर्ग्यूमेंट्स थे, डिस्प्यूटेशंस ऑन इंडल्जेंसेस। उसमें उन्होंने लिखा कि ओनली गॉड कैन फॉरगिव फॉर आवर सिंस एंड ओनली गॉड हैज दिस राइट और द पावर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रिस्ट हैं वही इस पावर को
यूज कर रहे हैं। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं, वो खुद गॉड बनने जा रहे हैं। तो मार्टिन लूथर किंग ने उसमें बाइबल को वापस पढ़ा और उसने बोला कि हर किसी का, एवरी इंडिविजुअल, वो कहाँ जाएगा लाइफ के बाद, वो प्री डेस्टिन्ड है। मतलब जब आप एक बर्थ आपका हो गया, उसके बाद आपको कहाँ जाना है वो डिसाइडेड है। आप चाहे सिन करो, चाहे आप जो है सो अच्छा काम करो, ये क्या होता है, प्री डेस्टिन्ड होता है। तो प्रोटेस्टेंट का पहला आइडिया क्या आया, प्री डेस्टिनेशन। मतलब आप इस वर्ल्ड में हो, इस वर्ल्ड को आप अच्छा बना लो, आपका वही काम है, क्योंकि जाना कहाँ है आपको वो पहले से पता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। जैसे हिंदुइज्म में, उसमें भी कर्मा का थॉट है कि अगर आपका कर्मा अच्छा नहीं होगा तो नेक्स्ट लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ पे मार्टिन लूथर ने बोल दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। आप, गॉड ने जब आपको बनाया तो गॉड उसी टाइम सोच लिया कि आपको जाना कहाँ है, आप किस चीज के लिए बने हो। सो मार्टिन लूथर किंग सेड दैट when God created humans, then he created them for developing this world into a better world। कि जैसी आज दुनिया है उससे और बेहतर बनाओ आप, आपका वो काम है। वो कभी गॉड ऐसा तो क्रिएट नहीं किया कि आप हमेशा चर्च में और प्रिस्ट जो है आपको एडवाइस करेगा उसके हिसाब से करोगे। जैसे आप ही देखो कंट्रोल कैसे होता है प्रिस्ट का, क्योंकि प्रिस्ट के पास रिलीजियस नॉलेज होता है। रिलीजियस नॉलेज कैसे होता है, क्योंकि वो किसी और को अलाउ नहीं करता रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आने के लिए, उससे नॉलेज होता है। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में यही हुआ कि इन्होंने बोल दिया कि आप एक इंडिविजुअल हो, आपको जहाँ जाना है पहले से डिसाइडेड है। ये प्रिस्ट अगर आपको बता रहा है कि आप कुछ डॉलर्स या कुछ पाउंड दे करके आप बच जाओगे, तो ऐसा नहीं है, आप नहीं बच सकते हो। आपको फॉरगिव कौन करेगा, गॉड ही करेगा। क्या, हाँ, तो प्री डेस्टिनेशन हो गया, तो यहाँ पे मीडिएशन का आइडिया खत्म हो गया। देन ही ऑल्सो सेड दैट इंडिविजुअल्स कैन इंटरप्रेट बाइबल, कि आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आप इंडिविजुअल को, कि आप प्रिस्ट के पास जाओ वही इंटरप्रेट करेगा। लेकिन अब इंडिविजुअल्स पढ़ेंगे कैसे बाइबल। सो मार्टिन लूथर किंग ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू जर्मन। जर्मन में प्रिंटिंग प्रेस आ ही चुके थे। आप सोचिए उस टाइम 2000 कॉपीज सेल हुई थी। कितने कम लोगों के पास एजुकेशन होगा, 2000 कॉपीज सेल हुई थी। एंड मार्टिन लूथर बिकेम वेरी पॉपुलर, क्योंकि जर्मन में अब लोग खुद पढ़ रहे हैं और लोगों को खुद लगने लग गया प्रिस्ट उनको कैसे बेवकूफ बना रहे थे, क्योंकि अब तो उनके पास बुक है ना, वो खुद पढ़ रहे हैं उसको। हाँ, वो कुछ भी, हाँ, कभी नहीं बताएंगे, वो कुछ भी इंटरप्रेट कर देते थे। जैसे आप देखो मैक्सिमम प्रिस्ट जो इंडिया में भी, उनको संस्कृत तो आती नहीं है कि मीनिंग क्या है, वो बस पढ़ लेते हैं। तो आप जब पूछने जाओगे तो अब अगर वो बोलेंगे हमको नहीं पता, तो उनकी अथॉरिटी डिमिनिश हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। लेकिन यहाँ पे चर्च क्या था, चर्च एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया था जिसको बस पैसे, वेल्थ चाहिए था, पावर चाहिए था। तो वो आपको क्या करेगा, बोलेगा आपके इसके लिए $100 देने होंगे या $10 देने होंगे। वहाँ पे जो एवरेज था इंडल्जेंसेज में जो लोग पे करते थे, एक लेबर अपना 1/3 इनकम साल में चर्च को देना पड़ता था उसको, कि उसने जो भी पाप किए हैं उसके लिए। तो इसने बोला कि जो इंडिविजुअल है दे कैन ऑल्सो इंटरप्रेट बाइबल। ही ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू जर्मन एंड पीपल स्टार्टेड रीडिंग बाइबल। खुद भी पढ़ रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं आसपास, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, उतने तो लिटरेसी लेवल हाई नहीं होता था, तो आसपास बता रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पे मार्टिन लूथर फेमस होगा जर्मनी में, जॉन कैल्विन, अदर स्विट्जरलैंड, डिफरेंट पार्ट्स जो यूरोप में है, वहाँ पे वो लोग फेमस होने लग जाएंगे। वो भी अपने नए थॉट्स देने लग जाएंगे। तो इसमें नया थॉट इसमें क्या है, यहाँ पे individuals have the same power or have the same capacity to interpret Bible as the priests have। समझ गए, वहां पे सेम पावर उनको दे दिया। तो अब क्या हो गया कि इंडिविजुअल को अब चर्च जाने की जरूरत नहीं है। मार्टिन लूथर ने बोला कि रिलीजन डज नॉट टेल यू टू गो टू चर्च एंड वर्शिप गॉड, rather religion tells you टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। आप काम करो। एक कॉन्सेप्ट आया कॉलिंग का, प्रिंसिपल ऑफ कॉलिंग।
प्रिंसिपल ऑफ कॉलिंग का मतलब होता है कि वर्क इज वर्शिप, कि आपको एक कॉलिंग आनी चाहिए अंदर से। जैसे आप ही लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक अंदर से वो कॉलिंग आनी चाहिए कि हमको प्रिपेयर करना है, तो हमको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। तो उसने बोला कि ऐसे ही हर इंडिविजुअल्स को एक कॉलिंग होनी चाहिए, इंटरनल कॉलिंग होनी चाहिए, कि उसको जो भी वर्क कर रहा है वो उस वर्क को वो करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, कॉलिंग होगी, लोग इस तरह से काम करेंगे, डेवलपमेंट होगा, साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, रिलीजियस डॉगमाज जो हैं वो कम होंगे, सुपरस्टिशन कम हो जाएंगे उससे। उसने दूसरी बात बोली कि एट द सेम टाइम वन शुड ऑल्सो गो फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के लिए वो जाएगा, लेकिन ये वेल्थ को वो क्या मानेगा, इस वेल्थ को जो भी एक्यूमुलेट किए वो उसको अपना प्रॉपर्टी नहीं मानेगा, उसको वो लग्जरी पे यूज नहीं करेगा। लग्जरी पे नहीं यूज करेगा मतलब जिस तरह से पैसे, अगर आपके पैसे हैं तो आप कहीं भी खर्च कर सकते हो, तो बोला आप उसको ऐसा नहीं मानोगे, आप वर्क करोगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपका लाइफ जो होना चाहिए बहुत ही सिंपल लाइफ होना चाहिए। मतलब पैसे आप कमाओगे, इससे क्या चेंज आएगा सोसाइटी में, लोगों के पास पैसे आएंगे, खर्च कम होंगे, तो इकोनॉमी में पैसे अधिक रहेंगे। मार्टिन लूथर इनका प्रोटेस्टेंट आइडिया है कि जिसमें आप पैसे कमाओ लेकिन उसको आप क्या करो, खर्च जो है वो कम करो। स्पेंड लेस, अर्न मोर, वर्क हार्ड, वर्क इज वर्शिप, ये था प्रिंसिपल ऑफ कॉलिंग। हाँ, क्योंकि मार्टिन लूथर क्यों लिख रहा है, वो लिख रहा है कि चर्च करप्ट हो गया। चर्च के करप्ट होने से क्या हो रहा है कि लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनका वन थर्ड, एक लेबर का वन थर्ड वैसे इनकम कम है, उसका वन थर्ड इनकम आप ले रहे हो, साथ में आप सबसे अधिक लैंड भी ओन करते हो यूरोप में, और सबसे अधिक करप्ट भी आपका इंस्टीट्यूशन है, पावर भी सबसे अधिक है। तो वो लोगों के अंदर रिलीजन कैसे आएगा, रिलीजियस रिफॉर्म क्यों होता है कि लोगों को जो रिलीजन से प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम दूर कर सकें, इसलिए होता है ना रिलीजियस रिफॉर्म। तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के आइडिया के साथ अब क्या चेंजेज आएंगे, प्रोटेस्टेंट एक नया, एक पावरफुल ग्रुप बन के इमर्ज हो जाएगा। पावरफुल ग्रुप जब बनेगा तो अब दो ग्रुप हैं प्रोटेस्टेंट के अंदर, सारे मान लो जितने हैं, एना बैप्टिस्ट से लेकर के प्यूरिटन से लेकर के सारे इसके अंदर हैं, जो भी छोटे छोटे डिनोमिनेशंस क्रिएट हुए। क्या, अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दो हैं। अब क्या हुआ कि अब जब ये पावरफुल हो गए, इनके पास काफ़ी फॉलोअर्स हो गए, दो कैथलिक के पास थे ही, फॉलोअर्स हो गए इनके पास, सो रोमन कैथलिक चर्च स्टार्टेड क्रूसेड अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट्स। तो एक वॉर शुरू हो गया यूरोप में, रिलीजियस वॉर, कि प्रोटेस्टेंट जो है, कुछ जो किंगडम थे वो रोमन कैथलिक को सपोर्ट करते थे, कुछ प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते थे। फ्रांस बहुत बड़ा सेंटर था रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच जो वॉर हुए, और उसमें बहुत ही ब्लडी वॉर था। उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड एक्सेप्टेड दिस प्रोटेस्टेंटिज्म, इंग्लिश किंग, बिकॉज इंग्लिश किंग को अपनी शादी तुड़वानी थी एंड द चर्च वाज नॉट रेडी। हाँ, कैथलिक चर्च वाज नॉट रेडी, क्योंकि सब मैक्सिमम मैरिज कौन करवाता था, चर्च करवाता था, किंग्स की, पोप करवाता था। सो church was not ready. So what English king did, he created a new kind of church in Britain, and it was based on the idea of Protestantism. तो अब इंग्लिश तो सबसे बड़ा एम्पायर था वहाँ का, अब वो अगर रोमन कैथलिक की तरफ चला जाएगा तो रोमन कैथलिक की पावर और कम हो जाएगी। तो अब क्या हो गया, कुछ एलिजाबेथ वन जब आती है तो वहाँ पे आपको प्रोटेस्टेंट वो बन जाता है। तो एक प्रोटेस्टेंट का एक बहुत पावरफुल सेंटर इंग्लैंड बन के इमर्ज होता है। और पहले के रूल्स क्या होते थे, किंग ने जैसे रिलीजन चेंज किया, लोगों के रिलीजन ऑटोमेटिक चेंज हो जाते थे। अशोका बुद्धिज्म, अपने आप बुद्धिज्म पॉपुलर, सुंगा बुद्धिज्म गायब, नया रिलीजन चालू, हिंदुइज्म वापस। तो किंग के हिसाब से वहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिसेज होते थे, नहीं तो क्या होगा, परसिक्यूशन होगा, जो भी उसको फॉलो नहीं करेंगे उनको परसिक्यूट किया जाएगा।
तो अब कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दो हो गए, लेकिन प्रोटेस्टेंटिज्म क्या हो गया, ये अधिक पॉपुलर होने लगा। क्यों पॉपुलर होने लगा? क्योंकि ये मटेरियल चीज़ों में बिलीव करता है, ये बिलीव करता है ट्रेड में, बिजनेस में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में, उस सब चीज़ों में। आप इनकम लाओ और इनकम को आप स्पेंड नहीं करके आप क्या करो, उसको इन्वेस्ट करो। तो ये धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट पॉपुलर होने लगे। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ से आता है? जहाँ प्रोटेस्टेंट होते हैं, इंग्लैंड से। इंग्लैंड जब प्रोटेस्टेंट बन जाता है तो उसके बाद वहाँ से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो क्या रिलीजियस रिफॉर्मेशन किस किस चीज़ों को चेंज कर रहा है? सोसाइटल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, इकोनॉमी को चेंज कर रहा है, और नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी को भी चेंज कर रहा है। तो जो रिफॉर्म मूवमेंट होंगे उसके क्या होंगे, हर जगह इम्पैक्ट्स होंगे। समझ रहे किस तरह से इम्पैक्ट होंगे? हर स्फेयर में, सोसाइटी में उसके इम्पैक्ट होंगे। क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट ही होना चाहिए अभी। प्रोटेस्टेंट में क्या होता है कि सारे ग्रुप्स आ जाते हैं ना, जितने भी रोमन कैथलिक के अलावा जितने भी हैं सारे आ जाते हैं। नहीं, उसके बाद फिर बहुत सारा उनका पॉलिटिक्स है उसमें, कि पोप सबका है। लेकिन उनका मेन कंट्रोल है उसमें। दो तरह होता है, पोप क्या, एक चर्च क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो प्रोटेस्टेंट का अपना चर्च होगा, जैसे वो है इंडिया में अब बहुत फेमस हो रहा है, ब्राज़ील और इन सब में काफ़ी फेमस हो, पेंटिकोस्टल मूवमेंट, वो भी एक डिनोमिनेशन है। तो सबके अपने अपने चर्च होंगे, हायरार्की होगी चर्च में। लेकिन पॉलिटिक्स होते होते ऐसा हो गया कि रोमन कैथलिक चर्च को वेटिकन से वो सब कुछ होगा, लेकिन पोप जो होगा वो सारे क्रिश्चियंस का वो हो जाएगा। हाँ, सबका। क्योंकि वो जो वॉर्स होंगे, तो आप देखना जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड हिटलर तक को पोप से जाकर के वो करनी पड़ती है कि उसकी बात माननी है। अगर वो नहीं मानता है तो हिटलर को भी दिक्कत हो जाती है। तो वर्ल्ड वॉर्स के टाइम में भी पोप इतना पावरफुल था। हाँ, हाँ, वो शो नहीं करेगा, लेकिन वो मेनली रोमन कैथलिक चर्च को, जो क्योंकि क्या होता है ना, जो भी रिलीजन का मेन सेंटर होगा वो प्योर फॉर्म ऑफ रिलीजन की बात करेगा। इस्लाम में भी जैसे आप देखोगे जो मेन सेंटर होगा प्योर फॉर्म की बात करेगा। हिंदुइज्म में भी जो, हाँ, बात हिंदुइज्म में भी जो मेन सेंटर होगा वो उस तरह का बात करेगा कि प्योर फॉर्म क्या होता है। क्योंकि उनकी अथॉरिटी उससे मिलती है कि उनके पास जो ओरिजिनल फॉर्म था उसके वो ये है। सब है इंडिया में, प्रोटेस्टेंट चर्च, रोमन कैथलिक भी हैं चर्चेज हैं कुछ कुछ। हाँ, जैसे आप रसिया जाओगे तो रोमन कैथलिक। हाँ, हाँ, तो अब और क्या चेंजेज आ रहे हैं? अब जॉन केल्विन आता है। जॉन केल्विन बोलता है, एक है बैप्टाइज करना। पता है आपको क्या होता है बैप्टाइज करना? हाँ, बैप्टाइज सारे रिलीजन में होता है। हाँ, उनका वो सिस्टम है, जैसे हिंदुइज्म में भी बैप्टाइज होता है, इस्लाम में भी होता है, सिखिज्म में भी होता है, सारे रिलीजन में बैप्टाइज होता है। जैसे किसी का बर्थ हुआ तो उसका तो कोई रिलीजन है नहीं उस टाइम, तो बर्थ हुआ है। तो जैसे इस्लाम में होता है कि उसके कान में पढ़ा जाता है, हिंदुइज्म में होता है उसमें भी कुछ पढ़ा जाता है, तो सिखिज्म में इसमें। हाँ, फिर जैसे आप क्रिश्चियन देखो तो पानी में उसको ऐसे किया जाता है। नहीं, वो बैप्टाइज नहीं, वो संस्कार हो गया। बैप्टाइज होगा जन्म के, जो 6th डे होता है, बर्थ का जो 6th डे होता है। हाँ, हाँ, उस दिन जो है सो उसको बैप्टाइज किया जाता है। तो अब जॉन केल्विन ने बोला कि यार ये बैप्टिज्म का जो तरीका है आपका, कि किसी का बर्थ होता है आप उसको बैप्टाइज कर देते हो, ये तरीका गलत है। आप उसको चॉइस नहीं दे रहे हो ना, क्या वो इस रिलीजन को एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो उसने बोला कि हम बैप्टाइज तब करेंगे जब कोई भी एडल्ट हो जाएगा, उसके बाद बैप्टाइज होगा। तब क्या हो गया, चर्च की पावर यहाँ भी चली गई। पहले क्या होता, बर्थ होते ही आप उसको चर्च ले जाते थे, डेथ होने के समय भी चर्च ही सब कुछ करता था। अब आपने कर दिया कि अब वो डिसाइड करेगा जब वो एडल्ट होगा तब हम उसको बैप्टाइज करेंगे। तो अब जो कैथलिक जो रूल्स थे, नॉर्म्स थे, उनके पावर कम होने स्टार्ट हो गए। तो क्या हो रहा है, साइंस भी इमर्ज हो रहा है, जोग्राफिकल डिस्कवरीज भी हो रही है, रिलीजन को क्रिटिक भी किया जा रहा है, फिलोसफर्स आकर के नए नए आइडियाज दे रहे हैं, साइंस की बातें कर रहे हैं, और रिलीजन के अंदर भी रिफॉर्म हो रहा है। तो एक साथ इतनी सारी चेंजेस कहाँ हो रही है, ये रेनेसां में हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी का रीबर्थ हो रहा है।
न्यू फॉर्म में सोसाइटी एमर्ज हो रही है। जैसे ये यूरोप से शुरुआत होगी और उसके बाद क्या होगा कि बाकी कंट्रीज में कॉलोनियलिज्म के साथ ये फैलते जाएगा। जैसे इंडिया में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हो जाएगा, रिलीजियस जो भी रूल्स होंगे वो हट जाएंगे, हमारे भी सेकुलर रूल्स बनेंगे ब्रिटिश के आने के बाद, तो पूरे वर्ल्ड में आपको इसका असर दिखेगा। लेकिन सबसे अधिक अगर इम्पैक्ट देखना है तो वो कौन सा जगह है, वो यूरोप है। अब देखते हैं कि ये सब जो चेंजेज आ रहे हैं उससे फिलॉसफी में क्या चेंज आ रहा है। अब फिलॉसफी किस बेसिस पे होगी, थियोलॉजिकल होगी नहीं, अब फिलॉसफी हो गई साइंटिफिक, रैशनल बेसिस पे अब फिलॉसफी भी इमर्ज होगा। फिलॉसफी होता क्या है बताइए, वो तो हिंदी हो गया। फिलॉसफी का क्या मतलब होता है? क्या? फिलॉसफी बेसिकली एक डिसिप्लिन है जो आपको ये बताती है कि नॉलेज कैसे जनरेट होता है। नॉलेज कैसे जनरेट होता है मतलब जैसे ये फैन है, ये घूम रहा है, तो इसके पीछे एक फिलॉसफी होगी, एक प्रोसेस होगा जिसके थ्रू फैन घूमेगा, उसी को फिलॉसफी बोलते हैं। मतलब फिलॉसफी नॉलेज के नई तरीके देगा। रिलीजियस फिलॉसफी क्या देगा, रिलीजियस नॉलेज के नए तरीके देगा। पॉलिटिकल फिलॉसफी पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उसके लिए नए नॉलेज के तरीके देगा कि आप किस तरीके से उस नॉलेज तक पहुंचोगे, या उस नॉलेज, आप नॉलेज के लिए जाओगे ही क्यों। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आपका एक मीनिंग है ना उस पढ़ाई का कि आपको आईएएस बनना है, उसके पीछे आईएएस बनने का एक तरीका होगा। तो वैसे जब हम कोई नया नॉलेज क्रिएट करते हैं तो उसके पीछे जो हमारा मेथड होगा, जो उसका एक बेसिस होगा, बीइंग का बेसिस होगा, वो कहाँ से आएगा, फिलॉसफी से आएगा। तो इसलिए बोलते हैं ना फिलोसोफाइज करना। तो इसमें रेने डेकार्ट आता है। सो ही सेड आई थिंक देयरफॉर आई एम। सो थिंकिंग कहाँ से होती है, माइंड से। तो ये बोलता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन आवर थिंकिंग प्रोसेस, ऑन आवर माइंड। So if this mind is corrupted by assumptions and presumptions or biases, especially coming from religious ideas, तो हमारा एग्जिस्टेंस भी क्या होगा, वो परफेक्ट नहीं होगा। हाँ, फिलोसफी में वो थीसिस ही है। हाँ, तो पहली बार कोई फिलोसफर आ रहा है, वो बोल रहा है कि आवर एग्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द गॉड और द डिक्टेट्स ऑफ द रिलीजन, rather our existence is dependent on our thinking process। तो यहां से क्या स्टार्ट होगा, तो ये बोलेगा कि मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट जो है सोसाइटी का वो क्या है, माइंड है। अगर माइंड सही सोचेगा, रैशनली सोचेगा, तो सोसाइटी क्या होगी, बेहतर होगी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी होगी। तो माइंड को इसने क्या कर दिया, अब रिलीजन को, पहले हम आए थे रैशनल स्फीयर में, अब रैशनलिटी कैसे पाएंगे वो कौन बताएगा, फिलोसफर बताएगा। कि आपको ये तो पता था कि हमको रैशनल होना है, रैशनल साइंटिफिक होना है, लेकिन वो साइंटिफिक होंगे कैसे, तो कौन बताएगा, फिलोसफर बताएगा। सो ही सेड दैट माइंड इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन आवर सोसाइटी। इफ दिस माइंड इज करप्टेड बाय religious or political influences, तो माइंड अगर करप्टेड है रिलीजियस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस से, तो वो क्या करेगा, इम्परफेक्ट ह्यूमंस क्रिएट करेगा।
सुपरस्टिशन होगा सोसाइटी में, डॉगमाज होंगे। ये इम्परफेक्ट ह्यूमंस। तो वो क्या बता रहा है कि डार्क एज क्यों था, कि डार्क एज में ह्यूमंस क्या थे, परफेक्ट नहीं थे। क्यों परफेक्ट नहीं थे डार्क एज में? हाँ, कि रिलीजियस आइडियाज थे, हाँ वो नहीं थे, तो इसका कारण क्या हुआ कि इम्परफेक्ट आइडिया हो। जब वो बोलता है डेकार्ट, व्हेन ह्यूमंस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय माइंड, देन दे आर कंट्रोल्ड बाय देयर बॉडी, एंड इफ समवन इज कंट्रोल्ड बाय देयर बॉडी, then different kind of desires takes the central role. In human thoughts. तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजायर्स कैसे करेगा? तो बोलेगा जब बॉडी आपको कंट्रोल कर रही है तो क्या होगा, आप देखेंगे आदमी इम्परफेक्ट होगा। इम्परफेक्ट होगा तो आप क्या देखेंगे, जैसे रेपिस्ट, मर्डरर्स, तो उनका माइंड उनको कंट्रोल नहीं कर रहा है, उनको रैशनैलिटी नहीं दे रहा है माइंड, तो वो क्या करेंगे, इस तरह की डिविएंट एक्टिविटीज में जाएंगे जब बॉडी कंट्रोल करेगी। लेकिन जब माइंड कंट्रोल करेगा तो ह्यूमंस क्या होंगे, अचीवर्स होंगे। समझ गए? जब माइंड कंट्रोल करने का मतलब है जब आप रैशनली किसी चीज के बारे में सोचेंगे, उस तरह से आप काम करेंगे, तो आप क्या होंगे, आप अचीवर्स होंगे। लेकिन अगर आप रैशनली, हाँ, अगर आप रैशनली नहीं करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप जो है इम्परफेक्ट ह्यूमंस होंगे, आप डिवियंस की तरफ जाएंगे। desires take the central role in human thought। हाँ, जो बॉडी से होगा, कि बॉडी क्या है, जैसे आपके कोई डिजायर्स हैं, आपको पैसे चाहिए, अब बॉडी आपको कंट्रोल कर रही है, माइंड तो कर नहीं रही है, तो आप क्या करोगे, रॉबरी के लिए जाओगे, स्टीलिंग के लिए जाओगे। हाँ, कैसे? नहीं, हाँ, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन या कमोडिफिकेशन, तो वो रॉन्ग चीज़ है। रॉन्ग चीज़ क्यों है कमोडिफिकेशन? हमने याद है फर्स्ट क्लास में बात की थी कि दो ह्यूमंस को अलग क्या करता है, सब्जेक्टिविटी, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे मीनिंग्स, वही दो ह्यूमंस को अलग करता है। जब हम कमोडिफाई कर देते हैं, जब एक ह्यूमन को हम एक मॉडल बना देते हैं, तो वो रिप्लेसेबल हो जाता है, उसकी सब्जेक्टिविटी हटा देते हैं। फिर जैसे ये पेन है, जैसे लैपटॉप है, वैसे हम ह्यूमंस को बना देते हैं। तो कमोडिफिकेशन वहाँ पे भी होता है, और जैसे सोसाइटी में ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है वुमेन का, तो वो सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। कि बॉडी, आप बेसिकली आप माइंड पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप किस पे फोकस कर रहे हो, बॉडी पे, ह्यूमंस के फोकस कर रहे हो। ब्रेन वॉशिंग होता है कि यही रैशनल थॉट हटा करके उसमें डॉगमा, सुपरस्टिशन हम अगर भर दे तो उसको ब्रेन वॉश करना बोलते। नहीं, माइंड नहीं कंट्रोल कर रहा, उसको कोई और आदमी कंट्रोल कर रहा है ना। नहीं कर रहा है ना, माइंड का मतलब है रैशनली सोचना। जैसे आप सोचो कि कोई भी इंसान, या इवन कोई भी होगा, किसी भी एज ग्रुप का, एक अगर उसके 4-5 साल से बड़ा होगा, उसके उसके सामने आप एक कुएं के सामने खड़ा कर दोगे, वो तो उसमें नहीं कूदेगा। लेकिन जब ब्रेन वॉश होगा तो हो सकता है वो कूद जाए, क्योंकि वो रैशनली नहीं सोच पा रहा, माइंड से नहीं सोच पा रहा, बॉडी से सोच रहा है कि इस बॉडी को उसको हेवन में ले जाना है। मुझे ब्रेन वॉश जब कर रहा है, माइंड से सोचने का मतलब है, थिंकिंग प्रोसेस से मतलब है कि आपका एग्जिस्टेंस आपके माइंड पे डिपेंडेंट है। हाँ, नहीं, फेथ बिलीफ, हाँ, ब्रेन, तो वो माइंड से नहीं सोच रहे हैं। उनको बोला जाता है कि आपका जब आप जब इसमें मरो, हाँ, आप जो गुड डीड्स के, हाँ,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बता रहा है कि माइंड और बॉडी का एक डुअलिज्म है, माइंड अलग है, बॉडी अलग है। समझ गए ना? कि अगर आप बॉडी क्या हो गया, बॉडी से आप सोच रहे हो तो आप इम्परफेक्शन की तरफ जाओगे, माइंड से सोच रहे हो तो आप रैशनली सोच रहे हो, आप लॉजिकली सोच रहे हो, साइंटिफिक आइडियाज ला रहे हो। तो माइंड बॉडी का डिफरेंस क्रिएट हुआ। और यहां से एक फिलॉसफी में एक ऐसा आइडिया इमर्ज हुआ जो सोशियोलॉजी के सारे आइडियाज को शेप देगा। कैसे शेप देगा सोशियोलॉजी के आइडिया में? तो यहां से आता है और ऑब्जेक्टिविटी का आइडिया। तो ये बोलते हैं जब आप रैशनली सोचते हो, जब आप बॉडी के डिजायर्स, बॉडी के जो डिमांड्स हैं उसको हटा देते हो, तो आप एक साइंटिफिक तरीके से सोचोगे चीज़ों के बारे में, जब आप माइंड से सोच रहे हो। अगर बॉडी से सोच रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम साइंटिफिक तरीके से नहीं सोचते, इमीडिएट जो हमारा सेटिस्फैक्शन है हम उसके लिए जाते हैं। जैसे हमको भूख लगी है तो हम तुरंत जाएंगे और खाना खा लेंगे, जो भी मिलेगा उस टाइम, कुछ नहीं मिला जो भी मिल जाता है हम खा लेते हैं उस टाइम जब भूख लगती है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बॉडी के डिजायर्स को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम माइंड से सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अच्छा खाना खाएंगे, या पहले से हम रैशनली प्रिपेयर करके रखेंगे कि हम किस तरह जाएंगे। तो एक ऑब्जेक्टिविटी आती है। इसने बोला जब एक रिसर्चर रिसर्च करेगा तो उसको क्या देखना है, उसको अपने माइंड से देखना है चीज़ों को, बॉडी को अलग कर देना है। बॉडी के जो डिजायर्स हैं आप उसको हटा दो। बॉडी के डिजायर्स ही हमको वैल्यूज देते हैं ना। हमारे वैल्यूज कहाँ से आते हैं? हाँ, डिजायर्स में वो रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे अगर पावर चाहिए तो कहाँ डिजायर्स में रिफ्लेक्ट होंगे कि उस तरह की जो जॉब्स हैं आप उसके लिए जाएंगे। तो इसने बोला कि माइंड को जब भी हम कोई साइंटिफिक चीज करनी है तो बॉडी हटा देंगे, माइंड से जो प्रोसेस होगा उसी को हम देखेंगे। तो कोई भी चीज ऑब्जेक्टिव कब होती है, जब अपने आप को आप बाहर कर देते हो। जैसे आप बोलते हो कि यहाँ पे ये एक पेन है, तो आपने अपने आप को बाहर कर दिया ना। अब कोई भी दुनिया में आएगा वो बोलेगा एक ही पेन है, तो आप क्या माइंड से आप सोच रहे हो एक पेन है। तो उसी तरह से अब जब सोशियोलॉजी इमर्ज होगी तो उसमें भी क्या होगा, उसी में ये आइडिया पावरफुल होंगे कि हमको सोशियोलॉजी को साइंस बनाना है, कॉमन सेंस से इसको अलग करना है। तो डेकार्ट के आइडिया के बाद, तो समझ में आ गया डेकार्ट का आइडिया? रेने डेकार्ट। तो एक और थिंकर आया उस टाइम, डेविड ह्यूम। सो डेविड ह्यूम ने बोला कि किसी भी चीज को जानने के दो तरीके होते हैं। यू कैन इधर नो इट थ्रू फेथ और थ्रू फैक्ट्स। या तो फेथ के थ्रू आप जान सकते हैं या फैक्ट के थ्रू जान सकते हैं। बोला जब आप फेथ के थ्रू जानते हैं तो आप क्या करते हैं, आप साइंटिफिक वे में नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप फैक्ट की तरह जानेंगे, थ्रू जानेंगे, तो आपका साइंटिफिक हो जाएगा। तो यहां से आया जो कल हम देख रहे थे, एम्पेरिसिज्म का कॉन्सेप्ट। कि अगर कोई ये बोल रहा है कि ये चीज ऐसे होता है तो आप उससे पूछोगे हमको फैक्ट दो इसके। जैसे कोई केस होता है कोर्ट में, तो कोर्ट क्या बोलता है, फैक्ट ऑफ द केसेस लॉ दिखाओ। वो कोर्ट तो ये नहीं बोलता है कि आप फेथ दिखाओ इसका, कि इसका फेथ जो है अच्छा है। रिलीजियस टाइम में क्या होता था कि आप पे लगा कि आपने क्राइम किया, चर्च बोल दिया यार ये तो बहुत ही फेथफुल आदमी है तो ये क्राइम नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे बाय फेथ था। तो वहाँ पे कैसा होगा, वहाँ पे अलग अलग तरह के सिस्टम होंगे। यहाँ पे क्या है, बाय फैक्ट। आप क्या करेंगे, एम्पेरिसिज्म के थ्रू आप इसको देखेंगे। तो डेविड ह्यूम क्यों फेथ को क्रिटिक करता है और फैक्ट को लाता है, क्योंकि वो बोलता है कि एवरी रिलीजन इज ग्लोरीफाइंग मिरेकल्स। एवरी रिलीजन इज ग्लोरीफाइंग मिरेकल्स एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ मिरेकल्स। हर रिलीजन में होता है कि मिरेकल का आइडिया रहेगा, उसी पे बेस्ड होगा कि रिलीजन मिरेकल कर सकते हैं तभी तो लोग जाते हैं ना। तो उसने बोला कि लेकिन ये मिरेकल जो होता है वो इसलिए नहीं होता है कि मिरेकल सही में एग्जिस्ट करता है।
मिराकल इसलिए लोग मान लेते हैं क्योंकि उनका फेथ है। आपने तो पहले से ही मान लिया कि रिलीजन जो करेगा वो सही करेगा। तो जब आपको एक गुरु ने एक मिराकल दिखाया तो आपके दिमाग में तो पहले से जम्पशंस है कि वो सही ही करेगा, तो आप उसको मान लेते हो। और ये जो मिरेकल्स हैं वो लोगों का इससे मतलब पीपल्स लाइफ इससे बेटर नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, प्रीस्ट को प्रॉफिट हो रहा है इस मिरेकल्स के थ्रू। तो डेविड ह्यूम भी किसको क्रिटिक कर रहा है, वो फैक्ट के आइडिया, फेथ के आइडिया के थ्रू वो क्रिटिक कर रहा है रिलीजन को। रिलीजन क्या है कि आप मिरेकल्स, आप जादू दिखाते हो, आप जो है सो बोलते हो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आओ, उसको ठीक किया जाएगा। ऐसी भी प्रॉब्लम जो अदर वर्ल्डली है, जैसे आपने कोई सिन कमिट किया, उसमें किसी का कोई घाटा नहीं हुआ लेकिन सिन कमिट किया रिलीजन के हिसाब से, तो भी आप जाओगे। तो मिरेकल्स को यहाँ पे वो क्रिटिक किया। एंड दिस मिरेकल इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और वो धीरे धीरे ऐसे पास होता है कि अपने आप में लेजिटिमाइज हो जाता है कि आप मान लेते हो कि ऐसा ही होगा। तो डेविड ह्यूम ने बोला कि तो मॉडर्न सोसाइटी में क्या होना चाहिए, एक जो रीबर्थ होगा सोसाइटी का, उसमें क्या होना चाहिए, सो पीपल शुड थिंक थ्रू फैक्ट्स नॉट थ्रू फेथ। फेथ कैन बी वंस पर्सनल बिलीव, लेकिन फैक्ट क्या होगा, साइंटिफिक, सबके लिए होगा। तो यहां से डेविड ह्यूम क्या करता है, फेथ और फैक्ट में अंतर कर देता है। तो यहां से क्या होगा, यहां से एम्पेरिसिज्म का बर्थ होगा कि अब जो भी चीजें हम देखेंगे उसको क्या देखेंगे, हाँ, फैक्ट बेसिस पे देखेंगे, एम्पेरिकली देखेंगे। कैसे एम्पेरिकली देखेंगे, कोई एग्जांपल सोचिए। हाँ हाँ, तो पहले क्या होता था कि रिलीजन आपको बोल दिए देता था कुछ प्रिस्क्रिप्शन कि ऐसा ही होगा। हाँ हाँ हाँ, जैसे वो आप देखते होंगे कि बहुत शरीर पे आग लगा लेते हैं और जलते नहीं है। पता है क्या होता है वो, पोटासियम होता है वो। आप लगा के जैसे उसमें पानी डालोगे ना, वो अपने आप लगेगा कि जल रहा है, कुछ जलता नहीं है। थिएटर में जो है तो लोग वही करते हैं कि वो लगा लिए, और जब उसमें होता है कि पेट्रोल डालना है तो किसी का पानी डाला जाता है तो वो बर्न करने लगता है। तो अब ये इसको कैसे दिखाया रहा है, फैक्ट। एक आप रूरल सोसाइटी में कोई कर ले तो वो मिराकल हो जाएगा। वो जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें जो गॉड मैन है वो आपको गिफ्ट जो है ऐसे ऐसे हाथ करेगा निकाल लेगा। उन सब के भी क्या है, जो पूरा कॉन्सेप्ट ही मैजिक का जो है, आज के डेट में हम कैसे देखते हैं, फैक्ट बेस हम मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ कर रहा है, बोलते हैं ना। पहले लोग ऐसा नहीं मानते थे, जब रिलीजियस ये करते थे तो लोग मानते नहीं थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, फैक्ट्स के थ्रू हम इसको देखेंगे। तो आप लोग एक राइट अप लिख लो इसको। इसमें एक चीज और आप देख लो, तो जो मॉडर्निटी आ रही, तभी कहाँ पे आ रही, थॉट में आ रही मॉडर्निटी। अभी आप उसको ग्राउंड पे नहीं देख रहे हो, अभी लोग सब बातें ही कर रहे हैं मॉडर्निटी की, तो इसको बोलते हैं थॉट मॉडर्निटी। और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये अप्लाई होगा तो उसको बोल देंगे एक्ट मॉडर्निटी, कि आप मॉडर्निटी में अब, हाँ, एग्जीक्यूट भी कर रहे हो। तो लिखिए, मॉडर्निटी इज ए ह्यूमन एक्सपीरियंस experience emerging from modernity is a human experience emerging from the ethos and values ethos and values
giving way to institutional practices. Thought modernity क्या, हाँ इसके आगे, थॉट मॉडर्निटी इज द फर्स्ट स्टेप, thought modernity is the first step in the development of, is the first step in the development of modern principles. Modern principles. When this idea of modernity, when this idea of modernity arrives as a complete human experience. Complete human experience means अब हम उसको एक्सपीरियंस भी करें, हर जगह हम देख रहे हैं, जैसे आज हम देख रहे हैं. कंप्लीट ह्यूमन एक्सपीरियंस arrives as a complete human experience. It gives birth to act modernity. Birth to act modernity. तब क्या हो गया एक्ट मॉडर्निटी, मतलब कि मॉडर्निटी आ चुकी है. हम जब भी, मेरा जो इंट्रैक्शन होगा पब्लिक प्लेसेस में वो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन से होगा, मतलब जैसे पुलिस से होगा. पुलिस क्या मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है. रेनासा ड्यूरिंग, हाँ नेक्स्ट पैरा में आ जाइए. रेनासा ड्यूरिंग, हाँ ड्यूरिंग 13th to 14th century, during 13th to 14th century in Europe, created value modernity. वैल्यू मॉडर्निटी मतलब बताइए. वैल्यू मॉडर्निटी, क्रिएटेड वैल्यू मॉडर्निटी. न्यू वैल्यूज आ रहे हैं अब. साइंस का वैल्यू आ रहा है, हाँ रैशनैलिटी. वैल्यू मॉडर्निटी मतलब वैल्यू क्या होता है, थॉट का पार्ट होता है. तो अभी नए तरह के थॉट्स अब इमर्ज हो रहे हैं, तो वैल्यू मॉडर्निटी. एंड द राइज ऑफ रैशनल कॉन्शियसनेस, rise of rational consciousness. Renaissance, which means rebirth, is driven by new thinking, and questioned blind belief, superstitions, and glorification of ruthless leaders and corrupt priests. Ruthless leaders, corrupt priests. It diverted human consciousness
it diverted human consciousness from from a speculative philosophy emerging from religion. स्पेकुलेशन कहाँ से emerge हो रहा था? पहले रिलीजन से, कि अगर आपने ये किया है तो आपके साथ ये हो सकता है आगे. emerging from religion to rational consciousness in the form of love for human life in this world, rational explanation of reality, and primacy to the natural world order. किसके बाद? नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर. मतलब अब हम सुपर नेचुरल की बात नहीं करेंगे, हम नेचुरल जो लॉज हैं, कॉज इफेक्ट और ये सब साइंटिफिक लॉज, वो यूज करके हम एक्सप्लेन करेंगे चीजों को. द फिलोसफर्स लाइक रेने डेकार्ट, इरास्मस, कल जो हमने किया था, दांते, थॉमस मूर, दांते, DANT, दांते, थॉमस मूर, MOORE. कौन सी बुक लिखी थी थॉमस मूर ने? कल ही हमने पढ़ा है. यूटोपिया लिखी. वेर क्रिटिकल टू priestly class, whereas religious leaders like Martin Luther, and John Calvin gave importance to self-discipline, humanism, and goal orientation. क्या? नहीं, ह्यूमनिज्म हो गया कि उसका बेसिस होता है, जो पूरा पूरा सोशल साइंस जितने भी आप देखते हो ना, उसका एक ही बेसिस है, जो इसको ह्यूमनिज्म, उसका मतलब होता है कि दुनिया के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सबके अंदर सेम कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी सेम है. वो उनका सोशल इकोनॉमिक वो बेसेज होते हैं जिसके कारण, या फिजिकल बेसेज होते हैं जिसके कारण वो सेम अचीव नहीं कर पाते हैं. तो लव फॉर ह्यूमैनिटी का आइडिया यहीं से इमर्ज होता है. नॉट द लव फॉर गॉड बट द लव फॉर ह्यूमैनिटी. द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, अगला पैरा, द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन
Reformation was a religious reform movement. Reformation was a religious reform movement that swept through यूरोप इन 1500 16th सेंचुरी, या तो आप ऐसे लिख दो या 16th सेंचुरी लिख दो. थ्रू यूरोप इन 16th सेंचुरी. It resulted in the creation of a branch. It resulted in the creation of a branch of Christianity called Protestantism, a name used collectively, क्या? It resulted in the creation of a branch of Christianity called Protestantism, a name used collectively to refer to the many religious groups, that separated from the Roman Catholic Church due to difference in doctrines. हाँ, Catholic Church due to difference in doctrines. Difference in doctrines or theories, principles. टोटली नहीं थे, कुछ डिफरेंसेस थे. जैसे रोमन कैथलिक बोलता था कि प्रीस्ट मीडिएट करेगा, ये बोलते थे मीडिएट नहीं करेगा. रोमन कैथलिक बोलता था कि इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट नहीं करेगा, बस प्रीस्ट करेगा, ये बोलते थे इंडिविजुअल्स भी इंटरप्रेट कर सकता है. तो उस तरह से ये मतलब मानते नहीं थे प्रीस्ट की अथॉरिटी को, कि प्रीस्ट की हाँ नहीं, प्रोटेस्टेंट. हाँ, रोमन कैथलिक बोलते थे प्रीस्ट ही सब कुछ करेगा, रिलीजन का कोई भी काम है तो प्रीस्ट के थ्रू ही होगा. हाँ, Martin Luther's statements challenged the Catholic Church's role as Martin Luther's statements challenged the Catholic Church's role as intermediary between people and God. Specifically when it came to the indulgence system. Which in part allowed people to purchase a certificate of pardon
परचेज सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन, पार्डन माफी, पार्डन, सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन परचेज है सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन फॉर द पनिशमेंट ऑफ देयर सिंस, फॉर द पनिशमेंट ऑफ देयर सिंस। समझ गए इंडल्जेंस? कि आपने क्राइम किया है, कुछ आपसे गलती हुई, सिन हुआ है रिलीजियस, तो आप पैसे दे करके वो सर्टिफिकेट ले लो, तो आपके वो सिंस माफ हो जाएंगे। पनिशमेंट ऑफ देयर सिंस, पनिशमेंट ऑफ देयर सिंस क्या? हाँ, अच्छा अच्छा। अभी भी आप कोई भी सोसाइटी जाओगे ना जो रोमन कैथोलिक सोसाइटी है, हाँ हाँ, अच्छा। Luther argued against the Luther argued against the Luther Luther argued against the argued against the practice of buying or practice of buying or earning forgiveness, the practice of buying or earning forgiveness, हाँ, believing forgiveness 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 believing instead that salvation is a gift, हाँ, that salvation is a gift, मोक्ष, मुक्ति, salvation is a gift God gives to those, is a gift God gives to those who have faith। तो क्या बोल रहे हैं मार्टिन लूथर कि बस आप फेथ रखो, आपको सेल्वेशन मिल जाएगा। आपको ये चर्चों के आगे पीछे करने की या प्रीस्ट के आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। आपका फेथ है और आप सही तरीके से लाइफ जीते हो तो आपको सेल्वेशन मिलेगा ही। हाँ, मार्टिन लूथर, हाँ, चर्च के खिलाफ नहीं, वो तो ये वाले हैं, वो तो सिविल राइट्स मूवमेंट वाले हैं। ब्लैक जो मूवमेंट हुआ यूएस में वो है वो, हाँ वो तो ये है, हाँ ये 1500 वाले। Luther's objection to the indulgence system, Luther's objection to the indulgence system paved the way for or created the way for other challenges to the Catholic doctrine throughout Europe। जब वहां से शुरू हुआ जर्मनी से, अब क्या होगा यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में भी आपको इसी तरह के रिफॉर्मेटिव थ्रू आउट यूरोप। तो अब हर जगह यूरोप में चालू हो गए रिफॉर्मेशन के आइडिया, क्योंकि सब परेशान थे चर्च से, क्योंकि आपको अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट चर्च को देना पड़ता था, आपको लेबर प्रोवाइड करना पड़ता था चर्च के फील्ड के लिए, ये सब। और प्लस क्या होता था कि बहुत ही ब्रूटल पनिशमेंट भी होता था। तो अब क्या हो गया कि अलग अलग जगह अब रिफॉर्मिस्ट आइडियाज आ रहे हैं, और जितने भी रिफॉर्मिस्ट आइडिया आएंगे सबको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं प्रोटेस्टेंट के अंदर, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं। प्रोटेस्टेंट के अंदर ही लूथर है, फिर लूथरिज्म के अंदर 5-6 ग्रुप हैं, कैल्विन के अंदर 5-6 ग्रुप हैं, लेकिन सारे हम उसको एक प्रोटेस्टेंटिज्म के अंदर लाते हैं।
For example, John Kelvin in France in France John Kelvin in France and Huldrych 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 Zwingli in Switzerland Huldrych Zwingli in Switzerland okay. GLI in Switzerland also proposed new ideas about Christianity तब क्या हो रहा है क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म अलग अलग जगह पे स्टार्ट हो गए हैं तो एक तो फिलोसफर्स हैं साइंटिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि रिलीजन का जो है सो रोल कम करो और अब रिलीजियस स्कॉलर्स भी बोल रहे हैं कि रिलीजन का जो इतना अधिक रोल है आप उसको मिनिमाइज करो नेक्स्ट पैरा द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द टाइम advocated that the truth must be explored through experiments and logics than on the basis of presumptions and assumptions तो रिलीजन कैसे बेस्ड है प्रिजम्पशंस और एजम्पशंस पे बेस्ड है तो साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि नहीं अब हम प्रिजम्पशन एजम्पशन पे नहीं जाएंगे हम क्या करेंगे लॉजिक और रैशनैलिटी को वो मेथड बनाएंगे देयरफॉर द माइंड ऑफ ह्यूमन was taken away from priestly proclamation to scientific explanation therefore thought modernity offered a foundation to the rise of modern society in Europe. One of the major scientific discoveries
of the Renaissance came from scientific discoveries. One of the major scientific discoveries of the Renaissance came from mathematician and astronomer Copernicus. Copernicus in the 1530s, he published his theory. He published his theory of a heliocentric solar system. Heliocentric solar system मीन सन अब क्या आ गया, सेंटर में आ गया. Heliocentric solar system. This places the sun not the earth. This places the sun नहीं, next sentence. This places the sun not the earth at the center of solar system. तो क्या हो गया, बिब्लिकल आइडियाज को ही काउंटर हो गया. हाँ, मतलब अब ये आइडिया आ गया ना कि अब रिलीजन गलत भी हो सकता है, और गलत इन्होंने प्रूव कर दिया कि गलत है. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया कि पहले लोग अगर बोलते भी थे कि रिलीजन ये गलत कर रहा है तो उनके पास प्रूफ नहीं थे. अब क्या हो गया, प्रूफ्स आने चालू हो गए. हाँ, गैलीलियो करेगा आगे. हाँ, लेकिन वो डिबेट चालू हो गई ना उसकी, भले वो हाइपोथेसिस दे रहा है वो एक उसके डर से, फियर ऑफ चर्च के कारण, लेकिन डिबेट तो अब स्टार्ट हो गई. नहीं, वो तो डर, वो तो प्रूव तो उसने कर दिया था मैथमेटिकली, लेकिन उसको ये डर था कि अगर वो बोलेगा बाइबल के अगेंस्ट तो ब्लास्फेमी के अंदर इंक्विजिशन कोर्ट में वो एग्जीक्यूट हो जाए. तो उसने उसको एक हाइपोथेसिस बोला कि ये इसका प्रूफ नहीं है, मेरा एक हाइपोथेसिस है. इट वॉज ए मेजर ब्रेक थ्रू. लेकिन प्रॉब्लम क्या था ना कि रिलीजियस लोगों ने तो उसको हाइपोथेसिस मान लिया, लेकिन साइंस वाले जब वो मैथ्स को देखते थे तो उनको लगता था ये तो सही है, तो वो आवाज उठा नहीं सकते हैं. सो इट वॉज ए मेजर ब्रेक थ्रू in the history of science, though the Catholic Church banned the circulation and printing of this book. तब जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी आवाज उठाने चालू की तो कैथलिक चर्च ने बैन कर दिया इस बुक को. banned this book, banned the printing and circulation of this book. Empiricism began to take hold of scientific thought. क्या? Take hold of scientific thought. Scientists were guided by experience and experiment. And started to investigate, experiment, and started to investigate the natural world through observation.
नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो इसका आपको इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा? न्यूटन पे, कि वो बैठ करके वो ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को कि नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कैसे काम करता है, नेचुरल लॉज क्या है। क्यों वो नेचुरल लॉज के लिए क्यों जाएगा? क्योंकि वो डिस्कार्ड करेगा कि सुपर नेचुरल लॉज का कोई रोल नहीं है इस वर्ल्ड में। तो हाँ, सारे जितने भी साइंटिस्ट होंगे ऑब्जर्वेशन। अब जब आगे हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च मेथड सोशियोलॉजी में, तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड आएगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जैसे आपको स्टडी करना है क्लासरूम को, कि क्लासरूम में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं लोग, तो आप बैठ के ऑब्जर्व करोगे, नोट करोगे। तो ऑब्जर्वेशन आपको क्या दे रहा है? एक एक्सपीरियंस दे रहा है, एक्सपेरिमेंट का आइडिया दे रहा है। तो उस तरह से दिस वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ, दिस वॉज द फर्स्ट, हाँ नहीं सिर्फ लिखिए, दिस वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ a divergence between science and religion. Science and religion. They were being recognized as, they were being recognized as, they were being recognized as two separate fields, two separate fields. They were being recognized as two separate fields, creating conflict between, creating conflict between scientists and the church, between the scientists and church. And in this process, several scientists were persecuted. Several scientists were persecuted. Galileo, next para, Galileo was a major Renaissance scientist, persecuted for his scientific experiments. Persecuted for his scientific experiments. He improved the telescope. He improved the telescope. तो कोपरनिकस भी जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया था उससे क्या बनाया था? टेलीस्कोप बनाया था, लेकिन वो उतना एडवांस नहीं था. सो गैलीलियो इम्प्रूव्ड द टेलीस्कोप, डिस्कवर्ड न्यू सेलेस्टियल बॉडीज, and found support for कोपरनिकस थ्योरी. जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी था उसका सपोर्ट इनको मिल गया. फाउंड सपोर्ट फॉर celestial bodies and found support for कोपरनिकस थ्योरी. कि उनकी जो थ्योरी थी उसका प्रूफ मिल रहा है. he also conducted motion experiments on pendulums, pendulums and falling objects, that paved the way for Newton's discoveries about gravity. Paved the way for Newton's discoveries about gravity. आप लोग एक चीज चेक करिएगा कि गैलीलियो का डेथ और न्यूटन का बर्थ, हाँ सेम डेट. लोग बोलते हैं ऐसा कुछ है नहीं.
तो गैलीलियो ने पहले पेंडुलम और इस सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, एक्सपेरिमेंट करना। न्यूटन उसी एक्सपेरिमेंट को आगे ले गया, और जो बचपन से आपने सुना है कि वो बैठा था और फल गिरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो वो एक्सपेरिमेंट उस पर कर रहा था न्यूटन। और उस टाइम के जो साइंटिस्ट होते थे वो भी फिलोसफर्स होते थे। तो वो जैसे आज के डेट में साइंटिस्ट क्या करते हैं, बस मैथ्स लिखते हैं। उनका उस टाइम फिलोसफी लिखी जाती थी कि एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कैसे होगा, कैसे एग्जिस्ट करती हैं सारे। तो प्योर साइंस का आइडिया उस टाइम पॉपुलर था। क्या न्यूटन की? अच्छा। हाँ, बहुत बहुत सारी थ्योरीज हैं। And paved the way for Newton's discoveries about gravity. The Catholic Church forced him 9 years of his life under house arrest. Forced Galileo, forced Galileo forced जस्ट ए मिनट, जो ऑनलाइन है उनका लास्ट लाइन छूट गया है, तो उनको एक बार। सो गैलीलियो वॉज ए मेजर रेनेसां साइंटिस्ट persecuted for his scientific experiments. Galileo improved the telescope, discovered new celestial bodies, and found support for Copernicus theory. हाँ। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट चालू हो चुका है जब न्यूटन आ चुका है ना, तो एनलाइटनमेंट चालू हो चुका है, लोग लिखना अब चालू कर चुके हैं। हाँ, इसलिए तो गैलीलियो को भी क्यों नहीं मारा गया, उसको हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? तो गैलीलियो को तो उसने तो पूरे बाइबल के लॉज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था जो उनका था। लेकिन उस टाइम इस तरह का बन गया था एनवायरनमेंट कि लोग चर्च से बहुत अधिक गुस्से में थे। तो उसके बाद उस अपने आप मर गया, हाउस अरेस्ट हुआ उसका। इवन गैलीलियो का जब हाउस अरेस्ट हुआ, तो उस हाउस अरेस्ट में गैलीलियो को इवन मिलने दिया गया लोगों से। उस टाइम के बड़े बड़े फिलोसफर और साइंटिस्ट गैलीलियो से मिलने आते थे। तो अब उस तरह का परसिक्यूशन नहीं रह गया है। कोपरनिकस के टाइम में बहुत अधिक परसिक्यूशन था, लेकिन गैलीलियो के टाइम में कम हो चुका है। लोग अब चर्च के खिलाफ बोलना चालू कर चुके हैं, क्योंकि उनको एक मिल गया ना, आउटलेट मिल गया, प्रोटेस्टेंटिज्म, कि अगर ये नहीं करेगा तो हम उस तरफ चले जाएंगे। So last line was, he conducted motion experiments on pendulums and falling objects that paved the way for Newton's discoveries about gravity. Newton's discoveries about gravity. The Catholic Church forced him to spend the last 9 years of his life under house arrest. Him to spend the last 9 years of his life, the last 9 years of his life, the Catholic Church forced him forced Galileo to spend the last 9 years of his life under house arrest. House arrest. 9 years of his life under house arrest. Of his life under house arrest. Modernity, next पैरा लिखिए, next पैरा. Modernity is not only a system of values, but it is also a way of life. But it is also a way of life. Way of life कैसे है मॉडर्निटी? आप देख लो कोई भी रिलीजियस आदमी को,
वो भले ही रिलीजन की बात करेगा, मॉडर्निटी क्रिटिक करेगा, लेकिन उसके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सारे क्या होंगे, मॉडर्न ऑब्जेक्ट होंगे। वो भी जब बीमार पड़ेगा तो कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल्स में जाएगा। तो मॉडर्निटी क्या हो गया, हमारा वे ऑफ लाइफ हो गया। तो पहला था थिंकिंग प्रोसेस, अब क्या हो रहा है कि अब हम अपने लाइफ में भी उसको, मॉडर्निटी को देख रहे हैं। द डिक्लाइन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कहाँ पे ये जगह कहाँ पे था, टर्की। सो दिस प्लेस, हाँ हाँ, दिस प्लेस वॉज द मोस्ट वाइब्रेंट प्लेस इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअली। आप थिएटर्स देखो, ड्रामाज देखो, फिलॉसफी देखो, साइंस देखो, ये सबसे अच्छा जगह था टर्की में। हुआ क्या कि ऑटोमन्स यहाँ पे आए और इन्होंने इस रूल को ख़त्म कर दिया। और जब ऑटोमन्स आएंगे तो यहीं से सारे स्कॉलर्स भाग के जाएंगे इटली, फ्लोरेंस, और वहाँ से रेनासा की शुरुआत हो जाएगी। हाँ, नहीं उसमें, नहीं उसमें क्या है कि ये जो है ये गोल्डन एज इस्लाम का पार्ट नहीं होगा, ये क्रिश्चियनिटी का पार्ट था। अब ऑटोमन एम्पायर्स आएंगे और वो यहाँ पे रूल करने लग जाएंगे इनको यहाँ से। और जब वो रूल करेंगे तो रूल में उनको फ्रीडम नहीं हो, क्योंकि इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, जहाँ फ्रीडम ऑफ थॉट हो तभी हो पाएगा। तो ये सारे स्कॉलर्स, फिलोसफर वहाँ से भागेंगे। अब भागेंगे, यूरोप का भी तो वही हाल है, वो भी तो डार्क एज में ही जी रहा है। तो ये लोग भाग करके इटली के फ्लोरेंस जाएंगे। फ्लोरेंस, वहाँ पे एक मेडिची फैमिली होती है, मेडिची फैमिली थी इटली की, बहुत आज तक बहुत पावरफुल फैमिली रही है। 4 पोप क्रिएट दिए हैं उसने उस फैमिली में। तो वो मेडिची फैमिली भी चली जाएगी फ्लोरेंस में, इटली में। और जब वहाँ जाएंगे तो उनके साथ सारे इंटेलेक्चुअल्स आ गए, फिलोसफर्स आ गए, और अब ये फ्लोरेंस से स्टार्ट करेंगे रेनेसां की। तो इसलिए रेनेसां की शुरुआत कहाँ से होती है, इटली से होती है, यूरोप में भी। आज के दिन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं इटली से नहीं, और भी जगह से हुए, लेकिन इटली फिर भी सबसे डोमिनेंट सेंटर वहाँ पे था। लेकिन इटली में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर्स ने यहाँ से भगाया लोगों को। हाँ, वहाँ पे जो रूलर्स थे, जो थे सिटी स्टेट जो ये था कॉन्स्टेंटिनोपल का, उसको उन्होंने क्या किया, हरा दिया। तो हमने देखा था ना कि डार्क एज कैसे क्रिएट हुआ था। हाँ, लेकिन ये उस टाइम तक वहाँ आज नहीं, वो टर्की में आए पहले। तो सबसे मेन सेंटर था इनका, ट्रेड का भी सेंटर था, उसका लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन उस तरह का है, ट्रेड सेंटर और इंटेलेक्चुअल सेंटर भी था। आर्किटेक्चर आज भी आप टर्की में जाओ, बहुत सारे उस टाइम के आर्किटेक्चर्स हैं। तो जब वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर आए तो उन्होंने नए रूल्स लाए, नए तरह से उन्होंने रिलीजन को फॉलो करवाना चालू करवाया, या रूल्स को। तो यहाँ से ये जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो चले गए। Created new avenues for the decline of Constantinople, created new avenues for finding sea routes, new avenues for finding sea routes for trade, for trade, for trade, resulting in the, resulting in the development of, development of the modern system of navigation, resulting in the development of modern system of navigation। तो अभी शुरू के जो आपके कुछ क्लासेज होंगे ना, तो उसमें आपको हम डिक्टेशन करवा दें, क्योंकि आपको एग्जाम में भी जाके लिखना है। तो आप खुद से लिखोगे तो वो अधिक अच्छा होता है जब आप रिवाइज करोगे तो। हाँ हाँ, डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेविगेशन which provided Europe, which provided Europe the new found access,
navigation which provided Europe the access to न्यू फॉन्ड लैंड. नेविगेशन से क्या हो रहा है, उनको नए नए एरियाज मिलने लग गए अब. न्यू फॉन्ड लैंड एंड द चेंज इन देयर थिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड. एंड न्यू फॉन्ड लैंड एंड द चेंज इन देयर थिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड. देयर थिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड. पहले वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते थे, बस वही डेवलप्ड है, बाकी है नहीं, दुनिया फ्लैट है. अब वो सारे चेंजेज होने लगेंगे. जब डिस्कवरीज के लिए जाएंगे तो उनको लगेगा कि यार अर्थ तो फ्लैट है ही नहीं, सही बोल रहा था गैलीलियो, तो अर्थ तो राउंड है. फिर वो देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जो हमसे बेहतर हैं. हाँ, प्रिंटिंग प्रेस पहले आ चुका है. तो इससे अब क्या होगा कि उनका जो एक प्रोसेस होगा ना, जो चर्च का कंट्रोल होगा माइंड पे, वो क्या होगा, धीरे धीरे हटने लगेगा. तो हटेगा तो किस तरफ जाएंगे, रैशनल थॉट की तरफ वो जाएंगे. नेक्स्ट पैरा. इन द डोमेन्स ऑफ आर्ट लिटरेचर, इन द डोमेन्स ऑफ आर्ट लिटरेचर आर्किटेक्चर एंड सो ऑन, new thoughts developed during Renaissance, developed during Renaissance, during Renaissance, which brought human emotions, brought human emotions, social problems, individual anticipation as the central theme. इंडिविजुअल एंटिसिपेशन क्या हुआ, नहीं इंडिविजुअल एंटिसिपेशन. हाँ, पहले ये एंटिसिपेट कौन करता था इंडिविजुअल के लिए, चर्च करता था. इंडिया में भी एस्ट्रोलॉजर्स आपका हाथ देखते हैं और आपके लिए एंटिसिपेट करते हैं कि आप अच्छा करोगे लाइफ में. अब इंडिविजुअल खुद के लिए एंटिसिपेट कर रहा है. क्यों, वो रैशनली सोच रहा है. वो सोच रहा है कि अगर हम इतनी मेहनत करेंगे तो हमको ये मिलेगा. It established humans at the center of our imagination, humans at the center of our imaginations, replacing God. पहले हम बस गॉड को इमेजिन करते थे, अब हम ह्यूमंस को इमेजिन कर रहे हैं. रिप्लेसिंग गॉड. therefore Renaissance introduced a silent revolution. क्या साइलेंट रिवॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि रिवॉल्यूशन में क्या होता है, जनरली बहुत अधिक डेथ होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है. इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रही है, इसमें बस राइटिंग्स के थ्रू हो रहा है. हाँ, थॉट प्रोसेस के चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, लेकिन सारे थॉट प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं. साइलेंट रिवॉल्यूशन इन यूरोपियन सोसाइटी where modern thinking contributed for mental progress, which subsequently led to technological, institutional and social progress.
टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल प्रोग्रेस। तो इंस्टीट्यूशनल में क्या होगा, यूनिवर्सिटी सिस्टम क्रिएट होंगे, पहली बार यूनिवर्सिटीज बनेंगे जहाँ पे जो भी पढ़ना चाहे जाके पढ़ सकता है। नए रूल ऑफ लॉ क्रिएट होंगे, सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस का बनना चालू होगा, क्योंकि साइंस डेवलप होगा तो साइंस को तो रिलीजन नहीं चला सकता, तो उसको सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस चलाएंगे। जैसे अब कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क बने, तो वो चर्च तो नहीं चलाएगी, उसको कौन चलाएगा, सेक्युलर इंस्टीट्यूशन चलाएगा। तो ये सेक्युलर इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे ग्रोथ होने लग गए। उसके सेक्युलर रूल्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए, प्रॉफिट पर्पस के लिए है। जैसे अगर आप एक बस कहीं लाते हो तो दो कारण से ला सकते हो, या तो आपको प्रॉफिट चाहिए बस चला के, या आप जो है सो पब्लिक वेलफेयर के लिए बस लाओगे, तो दोनों के सेक्युलर रूल्स बनेंगे। तो उस तरह से रूल्स बनने चालू हो गए। क्या? नहीं, स्टेट ही बनाएगी ना वो सब इंस्टीट्यूशंस। साइंटिफिक डिस्कवरी हो गया तो अब उनको जो नए मशीन्स बनेंगे, हाँ, तो उसको स्टेट जो है उसको प्रमोट करेगी, और प्राइवेट जो उस टाइम के जो थे, जो बेसिकली जो लैंडलॉर्ड थे ना, जो बताया था ना उनको ब्लैक डेथ हुआ, ब्लैक डेथ हुआ तो लेबर था ही नहीं इंग्लैंड में, क्योंकि बहुत सारे लोग मर गए उसमें, तो लेबर नहीं था। तो अब इंडस्ट्रीज जब बनने लगी तो यही लैंडलॉर्ड क्या करेंगे कि इनके पास जो लैंड होगा वो हटा करके उसको इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो और इंडस्ट्री जो मशीन्स हैं, तो आप कम लेबर पे अब आप काम कर सकते हो। पावर खत्म हो रही है, अभी खत्म नहीं, खत्म होगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, अभी खत्म नहीं होगी। अभी उनके पास जो राइट्स हैं वो हैं। अब लोग बात, थॉट मॉडर्निटी है ना, ये एक्ट मॉडर्निटी नहीं है, साइलेंट रिवॉल्यूशन है, सबके थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, तो उस तरह से। लास्ट पैरा लिखिए, हॉवेवर, एक देखिए सोशियो में कभी भी आप कुछ पढ़ेंगे तो उसका क्रिटिसिज्म आपको लिखना ही है। हर चीज़ का क्रिटिक होता है, कोई चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती। कोई चीज़ परफेक्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि हम किसी भी एक चीज़ को एक ही पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तो कंप्लीट जो बोलते हैं ना रियलिटी, वो कभी भी आप नहीं देख सकते हो, हमेशा पार्शियल रियलिटी ह्यूमंस देखता है। कि आप बहुत सारी चीज़ उसमें गेस करते हो। आप किसी से, आपको किसी ने फ़ोन करके बुलाया घर पे, अपने घर पे, तो आप बहुत सारी चीज़ गेस कर लोगे, क्या हो गया, क्यों बुलाया, तो हमेशा पार्शियल ट्रुथ होता है। तो क्रिटिसिज्म उसका एक पार्ट होगा। However, while the Renaissance, while the Renaissance, Renaissance brought about some positive changes for Europe, some positive changes for Europe. The geographical exploration, while the Renaissance brought about some positive changes for Europe, the geographical exploration that flourished during this time, flourished during this time, flourished during this time, क्या? Geographical exploration that flourished during this time led to devastation for the people of Western Hemisphere. क्या होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर? कौन से पार्ट आते हैं? हाँ, फॉर वेस्टर्न हेमिस्फीयर एज यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट। हम लोग कौन से हेमिस्फीयर में हैं? हम लोग कौन से हेमिस्फीयर में बताइए? ज्योग्राफी नहीं हुई आप लोगों की अभी? हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो जनरली हेमिस्फीयर को जो वर्ल्ड मैप होता है तो उसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, नॉर्दर्न और सदर्न। तो उसी तरह से ईस्ट और वेस्ट हो जाता है। हाँ हाँ, as European conquest and colonization brought conquest and colonization European conquest and colonization, Western hemisphere as European conquest and
colonization brought plague. अब क्या, प्लेग पहले यूरोपियन फेनोमेना था, अब कोलोनाइजेशन के साथ ये प्लेग फैलेगा, प्लेग इंडिया में फैलेगा, अफ्रीका में फैलेगा, हाँ वो हर जगह फैलने लगेगा, क्योंकि जो शिप्स आते थे उनके साथ वो चूहे भी आते थे. Plagues and slavery to the indigenous people living there. Slavery. Colonization brought plague and slavery to the indigenous people living there. Indigenous people living there. In Africa, it also brought about the birth of the transatlantic slave trade. Slave trade that saw black people of transatlantic slave trade that saw black people shipped from transported from Africa to the Western Hemisphere to work as slaves on European colonies. तो ये क्या हो गया कि हमने जान लिया कि how Renaissance emerged in Europe and how it brought changes in the thought process of people. So the changes in thought process created new values. नए नए values भी emerge हुए society में. New values later on it will lead to French Revolution. तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अब एक्ट मॉडर्निटी कैसे आता है. और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा तो ये माना जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी है जो ह्यूमन वर्ल्ड ने आज तक देखा है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड इसी पे बेस्ड है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज पे. फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन, तो उन दो आइडियाज जो हैं, तो लेकिन रशियन रिवॉल्यूशन इससे भी आगे जाएगा, वो लिबर्टी को क्या करेगा और भी एक्सटेंड करेगा. इक्वालिटी यहाँ पे कैसी आ रही है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, कि लॉ में इक्वालिटी है, जैसे इंडिया में इक्वालिटी है लेकिन हर कोई इक्वल तो नहीं है. रशियन रिवॉल्यूशन जब आएगा वो किस आइडिया के साथ आएगा, वो आएगा कि हम हर किसी को बराबर इक्वल कर देंगे, कि जब हर कोई इकोनॉमिकली इक्वल हो जाएगा तो उनके वोट्स भी सेम होंगे, मैटर करेंगे, उनके वॉइस का भी सेम वैल्यू होगा. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन